गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सौरभ, कैसे हो आप? ठीक है सर। गुड ठीक है ना मॉर्निंग सर? गुड मॉर्निंग, क्या कह रहे हो सौरभ? बोले ठीक है ना अभी? हाँ हाँ, हम ठीक हैं। आप बताओ, कंप्लीट हो जा रहा है? अभी ठीक। जी सर। नमस्ते, कैसे हो आप आशीष? ठीक है सर। चलो, तो लेट नहीं करते हैं, अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 8 बज के 7 मिनट हो गया है। तो विजयनगर के आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा था क्या? नहीं देखे तो थे, बट अभी नहीं जाने दे। नहीं, सॉल्व नहीं किया वो अलग चीज़ है। मैं पूछ रहा हूँ कि देखा था, कैसे पूछे जा रहे हैं, प्रश्न कैसे हैं, अच्छा सर, उसी देखे हुए। नहीं सर, वो पता है। कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं? अधिकतर तो सर मतलब ये वहाँ का जो प्रशासन है या कृष्णदेव राय, उनको हाईलाइट करके ज्यादातर क्वेश्चन रखा जाता है। तो तुंगभद्रा नदी पर था, ऐसा टाइप का। शासक का वो मतलब नाम दे देंगे सर। क्वेश्चन ज़्यादा है, प्रथम या द्वितीय? प्रथम सर। इसके अलावा हरिहर बुक्का, वो भी रहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि शासकों पे कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, राइट? बाकी लोग ठीक है। इन्फॉर्मेशन दीजिए कि शासकों पे, अब शासकों पे जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न है? तब ये भी ले सकता है कि मतलब संगम वंश, तुलु वंश या तुलु वंश, ये सब के बारे में मतलब आधारित प्रश्न है। देखो, यूपीएससी अभी जस्ट केवल और केवल यूपीएससी पे कोई भी चीज ऐसा हम नहीं देंगे। क्या कालक्रम से आधारित प्रश्न है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, या फिर उनके युद्धों पे है प्रश्न? ठीक है, या उन सर दो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो आशीष साहब? 10 साल में केवल 2 क्वेश्चन नजर आ रहा है। 10 साल में 2 क्वेश्चन हैं। विजयनगर में अगर बात करें सीधे सीधे तो साम्राज्य जाओगे और विजयनगर साम्राज्य के द्वारा हम्पी के कार्यों पे फोकस करोगे तो सीधे शासकों के प्रश्न ना आकर के वहां पे चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा शासन पे प्रशासन पे इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, और इस बार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य एक हम्पी की वजह से, विरूपाक्ष मंदिर जो संकुल है यस सर। गिरने की वजह से, क्योंकि हम्पी हम जानते हैं। मतलब भूकंप क्या कह रहे हो? मतलब वो जो पानी से जो अच्छी हो गया था, डर गया था जो। हाँ, बाढ़ की वजह से जो गिरा था वहां पे। दूसरा, मुझे लगता है कि प्रशासन से एक बार यहाँ से प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, 2 जगह से मुझे लग रहा है, और एक जो है, अगर सही हूं तो यहाँ पे डेफिनेटली कृष्णदेव राय प्रथम से एक क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब इन 3 टॉपिक में से कहीं से भी एक क्वेश्चन बन सकता है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जरूरी है हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। देखो, अभी जो ट्रेंड है यूपीएससी का, वो एक चीज तो बता रहा है कि कहीं ना कहीं यूपीएससी थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से रखने की कोशिश करता है, या फिर एकदम प्योर ही कॉन्सेप्ट पे जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट्स वाले ज्यादातर क्वेश्चन है, जैसे कि कृष्णदेव राय के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, इनके युद्धों के क्रम में चीजों को दे दिया जाए, और यहाँ पे ध्यान रखना, कृष्णदेव राय प्रथम के बारे में पूछा जाए और दे दिया जाए देव राय द्वितीय की उपलब्धियां। ठीक है, जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको, मतलब जो फेमस शासक हैं, ठीक है, सुलु तुलु या संगम संगम सुलु तुलु, या फिर अराविडु में जो महत्वपूर्ण शासक हैं, आप उनकी चीजों को, बस मेरा इतना कहना है। अगर यहाँ से मुझे क्वेश्चंस मिले तो मैं यहाँ पे गलती ना करूँ। क्लियर? जी। इसके अलावा जैसे अब देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना, मदुरा विजय महत्वपूर्ण है। मदुरा विजय पे क्वेश्चन क्यों बन रहा है या बना है पीछे में, आशीष? हाँ सर। कोई भी बताइए, मदुरा विजय पे प्रश्न क्यों बनाया गया है यूपीएससी के द्वारा? क्योंकि सर इनका जो इनके कालक्रम का ये काफी इम्पोर्टेंट इन्हें बढ़ रहा है तब। कंपन, राजकुमार जो कंपन है, हाँ। मदुरा विजय की, और उसकी वाइफ है गंगा देवी, हम्म। उन्हें नाम मिलता है। ठीक है, ये है।
तो इसने मधुरा विजयम करके एक ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। और ये गंगा देवी जो अपने हस्बैंड के बारे में डिटेल लिखी है मधुरा विजय में, है ना? आपकी आवाज इको कर रही है। ओके। तो गंगा देवी ने मधुरा है। है, और गौर करना कि मधुरा जो है ना दक्षिण भारत का अगर कहा जाए तो मुस्लिम साम्राज्य था, यानी मुस्लिम शासन का क्षेत्र था। हम कह लेते हैं, साम्राज्य कहना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिम शासन का क्षेत्र, और इसकी विजय के साथ ही जो है बहमनी के नीचे का जो क्षेत्र था वो पूरी तरीके से किसके स्थान आ गया, उसके नियंत्रण में, तो विजयनगर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक तरीके से कहा जाए तो ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित करने वाली बात आ रही है, ठीक है। तो मधुरा विजयम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि गंगा देवी ने उसको उसी तरीके से दिखाया है, ठीक है। उन्होंने वहां के नागरिकों के शोषण की बात कहती है, सारी चीजों की बात उसने उसमें जिक्र किया है इसमें मधुरा विजय में, और साथ ही साथ संपन्न की जो है शौर्य की गाथाओं। तो इसलिए यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन आपको कैसे वहां से बार बार मिल रहा है। अब देखो कालक्रम के अनुसार जो है ना, आप लोग को सारे चारों वंश पता है ना? जी सर। एक काम करना, ऐसे एक टाइमलाइन बना लो, जस्ट कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हरिहर प्रथम, ये फर्स्ट, के बाद ये प्रमुख, इसमें कौन प्रथम फेमस है? नरसिंह तुलुक ना? यस सर। संस्थापक है। और इसके बाद जो है अगर हम तुलुओं में आएंगे तो संस्थापक हो जाएगा इसका वीर नरसिंह। यस सर। हम मिलता जुलता रहे, हम्म। ठीक है। उसके बाद प्रमुख में आ जाएगा कृष्ण। सारे नाम नहीं लिखने हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बस जो प्रमुख हैं उनको लिखिए, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है सारे नाम, जैसे देवराय प्रथम किससे संबंधित था, मैं जस्ट लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जस्ट टाइमलाइन बनाइए ऐसे करके जो भी हैं, ठीक है। टाइमलाइन बना करके चीजों को जोड़ लीजिए, तो इससे क्या होगा कि उनका क्रोनोलॉजी आपको क्लियर रहेगा और सारे वंश आपको क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके थोड़ा आसान कर देंगे। ऐसा टाइमलाइन आप लोग अपने लिए बनाइए और उसको यूज करिए, जिससे आपको चीजें बेहतर तरीके से याद रहें कि हाँ कहाँ पे क्या चीज हुआ। और यहीं पे इनके कुछ फेमस काम लिखे गए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको एकदम नहीं याद रहते, ठीक है। इजी वाली चीजें याद रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कॉमन नहीं है लेकिन इनके द्वारा किया गया है, तो वो इंपॉर्टेंस है उनका, तो वो चीजें यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लो, और लास्ट मोमेंट में आपको रिविजन करके जाने की जरूरत, ठीक है। कुल मिला के इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, बट प्लीज इसको बना लीजिएगा, ये क्रोनोलॉजी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस सर। उम्मीद है कुछ लोगों ने बनाया भी होगा आप लोगों ने, राइट? है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग चीजें हैं तो ठीक है, उसी में ये चीजें ऐड कर लो, ठीक है। ओके। इस तरीके से जो आपका है कि कार्यों को भी आप करोगे, और प्रशासन आपके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। प्रशासन को मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से याद करिए, मतलब तैयार करिए। जैसे अगर राजा की बात की जाए तो राजा कितना शक्तिशाली था यहाँ पे, ठीक है। या ढांचा ही हम पूछ लें कि जैसे यहाँ पे साम्राज्य के नीचे आपका मंडलम यानी कि प्रांत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। नाडु यानी जिला, ठीक है। इसके नीचे स्थल यानी आज की तहसील या उप जिला, ध्यान रखना ये है वर्गीकरण, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। और ग्राम,
अब इनको जब आप तैयार करोगे तो इनमें हर एक में कुछ अधिकारी हैं, ठीक है? कुछ में अधिकारी हैं, उनको आपको थोड़ा सा इनके साथ जोड़ के रखना होगा। साम्राज्य में सिर्फ राजा और उसकी मंत्रिपरिषद हो जाएगी, राइट? यस सर। राज्य, ये जो इनके बीच का संबंध है वो आपको समझना होगा। साम्राज्य और मंडलम, मंडलम में कौन होता था? प्रांतपति, यानी कि जो एक तरीके से कहा जाए मंडलेश्वर जो होता था वो शासन करता था। तो उसका काम क्या था? वो जो है ना एक निश्चित रकम जो है साम्राज्य को भेज दे। जब तक वो निश्चित रकम भेज रहा है, मंडलम जो है राजा को भेज रहा है, साम्राज्य को भेज रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सारा कुछ चलेगा। साथ में सैनिक भी भेजना है, ठीक है? लगभग अगर इसे सही से समझो, शिक्षा व्यवस्था की तरह ही दिखेगा आपको। क्लियर? अब एक और से देखोगे, ये व्यवस्था भी लगभग किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की तरह ही है। ये हम ये नहीं कह सकते कि इच्छाधारी व्यवस्था को ही लागू किया जाए, लेकिन उससे मिलता जुलता ही है। थोड़ा बहुत जो है उस ढांचे में बदलाव यहाँ की जरूरतों के हिसाब से उन्होंने जरूर से किया है, ठीक है? ये चीज करने के बाद जो है आपको प्रांत प्रशासन पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। इसकी खासियत है, जो मंडलेश्वर होता था उस पे ज्यादातर जो है ना, अगर कहा जाए तो राज परिवार के लोगों को भी किया जाता था, ठीक है? और प्लस कुछ प्रमुख सरदारों को। क्लियर? तो अगर ये है तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे हर जगह हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे नोटिफाई करा रहा हूँ कि कहीं आपसे गलती नहीं हो। अगर आप देखो मनसबदारी व्यवस्था, मतलब प्रांतों का गवर्नर बनाने की भी बात करोगे, तो दक्कन प्रांत का गवर्नर कभी किसी मुगल मतलब उत्तराधिकारी को बनाया जा रहा है, मिर्जा को बनाया जा रहा है। वैसे ही काबुल प्रांत का जो है कहीं ना कहीं किसी को बनाया जा रहा है, कंधार का बनाया जा रहा है। तो क्या है, राज परिवार के लोग ही हैं जो शामिल हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? और साथ में अन्यों को भी दिया जा रहा है। जब जागीरदारी व्यवस्था आएगी तो उसके साथ हो जाएगा। तो मंडलेश्वर यानी कि प्रांतपति, यानी कि प्रांत का प्रमुख, राज परिवार का या तो सदस्य होता था या प्रमुख सरदार होता था, शक्तिशाली सरदार। तो उनको जो है यहाँ पे रहता था। अब इनको कुछ स्वायत्ता मिल रही थी। मैंने जैसे बताया कि कर लगाना, कितना कर लगाना है, कौन सा कर लगाना है, ये इनको स्वायत्ता मिलती थी। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना, ये थोड़ा सा विशिष्ट है, सिक्के जारी करना, ठीक है? मंडलेश्वर को सिक्के जारी करने का अधिकार था। अब इसी की वजह से जब सिक्के जारी करने का अधिकार किसी को दोगे, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है जो पूरा विजयनगर साम्राज्य है ना, वो एक साम्राज्य ना होकर के वो राज्यों का संघ है, समझौतेवादी रूप एक राज्य के तौर पे बोला जाता है। लेकिन इसे स्वीकार्यता नहीं मिलती है। लेकिन कभी अगर ऐसा आता है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है उसे जो है राज्यों का संघ माना जाता है, तो मान लेना फिर सही। या सिक्के जारी करने का प्रांतीय प्रशासन के अधिकारियों या मुख्य मंडलेश्वर को जो है अधिकार था, तो वो सही है। तो ऐसी चीजें तो यूनिक हैं, क्योंकि ना तो आपको सल्तनत में ये चीज दिखेगी, न ही जो है आपको आगे मुगल में दिखेगी। तो अचानक से मिल जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो लास्ट टाइम जो प्रश्न पूछा गया है अमरम से, वाईक्यूज के हिसाब से अगर हम बात करें तो अमरम की बात की गई है, राइट? अमरम पे कुछ अमरम, अब तो आप लोगों को क्लियर होगा, ध्यान रखना। ये जो है ना सैनिक जो होते थे, उनके प्रदर्शन के आधार पे उनको राजस्व, एक निश्चित राजस्व वाला कर दिया, ठीक है? भूमि दान कर दी जाती थी, तो अमरम भूमि हो जाती थी। अब यहाँ पे सैनिक सरदारों के लिए कर्म आएगा, आपको पता है, ठीक है? अब ये है अभ्रंश, यानी बदला हुआ। कुछ जगहों पे इसे फल फुगार भी कहा गया है। तो प्लीज, कई बार ऐसा देखा गया कि यूपीएससी जो है ना पॉलीगार शब्द की वजह फल फुगार पूछ ले तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट आपको जोड़ के रखना है, ठीक है? सैनिक सरदारों के लिए पॉलीगार कहा जाता था और फल फुगार भी उनके लिए शब्द यूज होता है, ठीक है? अब यहीं पे अमरम जब आप समझोगे तो नायक व्यवस्था या नैकार व्यवस्था को भी समझना होगा। ये क्या थी, किसी को पता है?
नायक सर नायक सैनिक उसको ही कहा जाता था जो सैन्यपति होता था। बिल्कुल, यानी इनका दायित्व था सैनिक प्रदान करना। तो मैं सीधे लिखूं, सैनिक प्रदाता होते थे जिसमें उचित मात्रा में पैदल, ठीक है, घुड़सवार और हाथी, ठीक है, हाथी सैनिकों को देना पड़ता था। साथ ही जो नायकार होते थे उनकी जिम्मेदारी थी राजकोष के लिए कुछ जो है धन देना निश्चित मात्रा में। ठीक है, तो ये चीजें आपको नायक व्यवस्था में ध्यान रखनी होगी। तो नायक व्यवस्था बेसिकली क्या है, एक तरीके से सामंतवादी प्रणाली को बताती है। क्लियर, ये चीज आपको यहाँ पे जोड़ के रखना होगा। करों का एक विस्तृत जो है ना ब्यौरा मिलता है यहाँ, इसीलिए अगर देखोगे तो कुछ मामलों में विजयनगर की कर प्रणाली पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें जहां भू राजस्व की बात की जाएगी, भू राजस्व में एक चीज ध्यान रखना कि इसका निर्धारण जो है ना कई पैमाने होते थे, जैसे भूमि की गुणवत्ता, यानी कि भूमि की गुणवत्ता, ठीक है, फसल कौन सी है, सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, यानी कि सिंचाई की पद्धति कौन सी है, और इनके आधार पर जो है ना दर का निर्धारण होता था, यानी कि कितना टैक्स लिया जाएगा और ये पता चलता था। साथ ही साथ इसके लिए अलग से आकलन भी कराया जाता था। ठीक है, अब इसके अलावा अन्य कर, और अन्य कर बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे विवाह पर भी कर लिया जाता था। ठीक है, पेशा तो डेफिनेटली आपको पता है कि पेशा पे आपको कर लिया जाता था, संपत्ति कर था, आपके पास जितनी संपत्ति उस पर टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, वृत्ति पे भी टैक्स लिया जाता था, यानी राज्य यहाँ पे इसको जो है ना कहीं जो है ना समर्थन कर रहा था ताकि वो जो है कर उगाही कर सके। ठीक है, ऐसी जो चीजें व्यवसाय कुछ कर रहे हो आप तो उसमें भी कर लिया जा रहा है, तो वो चीज आपको जोड़ के रखना है। ये पॉइंट आपके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब जैसे अगर कहा जाए तो राजस्व विभाग, मैंने भू राजस्व की बात कर ली है, तो राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? ध्यान रखना, अगर ये चीजें मिस करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। 58 का नाम सुना है? क्या था सर? और 58 यस सर। 58 मराठा में भी ये टर्म आएगा, करता है, ध्यान रखना। यही चीज है, ये चीजें अगर हम छोड़ते हैं ना तो दिक्कत होगी। ये राजस्व विभाग जो है 58 बोला जाता है, और इसको कई नाम मिलते हैं, 58 भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, 58, 58, 58 ऐसे करके टर्म्स यहाँ पे क्वाइन होते हैं, तो ध्यान रखना है रेवेन्यू विभाग के लिए टर्म आता है, और मराठा के दौरान भी यही नाम था। 58 जब विभाग आप सुन रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे आप जो है को लेकर के बहुत चौकन्ना रहते हो, वैसे यहाँ भी महत्वपूर्ण विभाग है, तो वो जोड़ के रखना आपको। क्लियर? यस सर। यस सर। ये हो गया। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा विजयनगर के बाद, वो है साहित्य। विजयनगर के वो वाला तो पोर्शन कर लिया था ना, स्थापत्य और कला वाला लोगों ने। स्थापत्य और कला की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसको तो मैंने वहां पर लिया था। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका साहित्य वाला पार्ट। देखो, साहित्य पे आप लोगों ने प्रश्न देखा कि कहाँ पे कैसे पूछे गए हैं? किसने देखा है? सही से बताना। सर अभी नहीं, पहले तो सीधे ग्रंथ पे पूछा है या फिर संरक्षण को लेकर? दो तरीके के प्रश्न पूछे गए। अब आपने कहा है कि ग्रंथ पे प्रश्न पूछा गया है, तो ग्रंथ पे प्रश्न और किस तरीके ग्रंथ में मतलब जो ट्रेंड में जो चर्चा रहती है ना सर, सॉरी अमित माल्यद वाला था।
नहीं, मुझे ये मत बताओ कि कौन से ग्रंथ से, केवल विजयनगर नहीं, अब पूरा आप प्राचीन भारत से लेकर के, तो सर मतलब जो करंट में चर्चा रहता है सर उसके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। डांस पे पूछा कैसा गया ये बताओ, ये जानना जरूरी है आपके लिए, किस ग्रंथ पे प्रश्न पूछा गया, इससे ज्यादा जरूरी है कि कौन से ग्रंथ हैं जिन पे प्रश्न पूछा गया है, मतलब तरीका, वो उनका उद्देश्य क्या है उन ग्रंथों का। सर मतलब जो करंट में रहती है ना वो तो पूछती है, बट वो मतलब जो मुख्य बुक सब रहती है उससे भी क्वेश्चन मतलब पूछ लेते हैं बना के, मतलब हाँ, किसका है नया है राखी करके। जो तुम बता रहे हो वो सही है। जैसे अगर हम बात करें बौद्ध साहित्यों में, ठीक है, तो बौद्ध साहित्यों में किन पे ज्यादा प्रश्न पूछा गया। जैसे मान लो कोई बुक है तो मतलब उसका अनुवाद कौन किया तो उसके भी मतलब क्वेश्चन इस टाइप का। बात की बात है, वो तो तुम मध्यकाल में जा रहे हो, शुरू में हम बौद्ध साहित्य की बात कर रहे हैं, उन पे कहाँ पे प्रश्न पूछे गए। देखो, कुछ हैं आरंभिक, जो मूल ग्रंथ हम जिनको कह सकते हैं आरंभिक ग्रंथ, जैसे पीटक, ठीक है, इन पे प्रश्न पूछे गए। पीटकों पे टीकाएं लिखी गई हैं, ठीक है, टीकाएं जो बहुत फेमस हैं यानी कि प्रसिद्ध हैं, ठीक है, उन पे प्रश्न पूछा गया। तो कुछ धार्मिक ग्रंथ, सबसे पहले धार्मिक महत्व के, सारे नहीं, धार्मिक महत्व के कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन पे प्रश्न पूछा गया है। अब जैसे बौद्ध धर्म है उससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, ठीक है, इनसे जुड़े हुए जो प्रमुख ग्रंथ हैं उन पे प्रश्न पूछे गए हैं, और उन पे पूछा गया है तो किसी चीज के बारे में, कि जैसे विनय पिटक है, विनय पिटक में क्या दिया गया है। विनय मतलब नियम, मतलब बौद्ध धर्म का मतलब कैसे धर्म चलेगा। के नियम सर। बिल्कुल, तो विनय पिटक से प्रश्न ये पूछा गया है कि उसमें क्या उल्लिखित है, ये नहीं पूछा गया कि किसने लिखा है, जैसे ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, विनय पिटक या त्रिपिटक हम जब पढ़ रहे होंगे तो त्रिपिटक पे हमारा ज्यादा फोकस होगा कि हम अभिधम्म पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, शुद्ध पिटक में क्या है, ये चीजों को क्लियर रखना, ओके। यस सर। उसके बाद जो है अवदान साहित्य पे क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, आज स्टेट में भी काफी क्वेश्चन है अवदान साहित्यों पे, और साथ में जातक, बौद्ध धर्म पे, जस्ट मैं बौद्ध की बात कर रहा हूँ, ऐसे जो चीजें हैं ना उनको हमें जोड़ के रखना होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हमें कौन सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश, ठीक है, सबसे पहले प्राचीनतम लिखित जो ग्रंथ हमें मिलते हैं वो ये दोनों है। इस वजह से यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इनसे जोड़ के पूछा जाएगा। लेकिन अब इसके बाद जब आओगे 6वीं शताब्दी के बाद तो वहां पे ना जस्ट वो ये दे देगा कि इसके लेखक कौन है। देखो ध्यान रखना है, ना तो इसके लेखक की बात होती है, ना इसके लेखक की बात होती है, ना इसके लेखक की बात होती है, क्यों, क्योंकि ये सामूहिक तौर पे लिखे गए या इनके अस्पष्ट नहीं है कौन लेखक है। जहाँ लेखकों की जानकारी हमें नहीं होगी वहां पे उनके क्वेश्चन जो है उनके कंटेंट पे जाके बन रहा है, अगर वो महत्व के। तो धार्मिक महत्व के जो ग्रंथ है ना कुछ प्रमुख, उनको आप ध्यान में रखें, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद बात करेंगे तो दूसरे तरीके का साहित्य है जिसमें प्रशासन एवं समाज की जानकारी, ठीक है, यानी हमें डिपेंडेंट निर्भर रहना पड़ता है उन ग्रंथों पे, इन चीजों को उस समय के समकालीन या तत्कालिक जो है प्रशासन और समाज की जानकारी के लिए वैसे ग्रंथ, जैसे ठीक है, जैसे अगर बात करें अर्थशास्त्र। अच्छा, आप लोग बता सकते हो पढ़ने की अष्टाध्यायी क्यों पूछी जाती है। पहले व्याकरण की बुक थी। ठीक है, एक तो मान लो कि व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम बुक है। दूसरा केवल व्याकरण का ग्रंथ होने की वजह से वो नहीं पूछी जाती है, ध्यान रखना।